चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एएफबी के जेआईबी के एएफबी के डी मॉड्यूल का लास्ट जो चैप्टर है उसको कवर करते हैं। इस लास्ट चैप्टर में अगर आप बेसिक देखोगे तो बहुत सिंपल सी बात नज़र आती है। और वो कैसे जो भी आप लोग आगे फ्रंट में काम करते हैं, तो ये जो यूनिट है 27, बैक ऑफिस फंक्शंस हैंडलिंग अनरिकंसाइल्ड एंट्री इन बैंक्स। तो जो भी एंट्री आपकी अनरिकंसाइल्ड होती है उसको कैसे हम लोग ऑपरेशनलाइज करते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन परफॉर्म बैक ऑफिस क्या काम करता है और रिकॉन्सिलेशन फंक्शन क्या होता है। जैसे आपने अकाउंटिंग में रिकॉन्सिलेशन की एंट्रीज पढ़ी, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन के बारे में कॉन्सेप्ट है रिकॉन्सिलेशन ऑफ इंटर ब्रांच या इंटर ऑफिस एंट्रीज के बारे में बात करिए। ठीक है, छोटा टॉपिक है और इस टॉपिक को आप लोग कर लेते हैं तो एक चांस बनता है कि 1 मार्क्स अगर कहीं इससे आता है तो वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बैक ऑफिस क्या परफॉर्म करता है। बैक ऑफिस कैरी आउट वेरियस फंक्शंस टू सपोर्ट द फ्रंट ऑफिस। जो भी फ्रंट ऑफिस काम करता है उसको सपोर्ट करने। बैक ऑफिस कोई भी एंट्री डायरेक्ट नहीं लेता, जो फ्रंट ऑफिस काम करता है उसी को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। इन स्पेशलाइज्ड functions like treasury operation and forex, the back office perform the mainstream role। मीन्स बैक ऑफिस सब कुछ सेट करता है कि फ्रंट ऑफिस वालों के लिए कि आप क्या करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में। जो ट्रेजरी ऑपरेशन का आपका होता है मनी मार्केट वगैरह में जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक अपेक्स लेवल पे, और फॉरेक्स, इन दोनों में बैक ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्टली सपोर्टिंग द ट्रेडिंग रूम, और जो ट्रेडिंग रूम होता है जहां लोग बैठ के ट्रेडिंग करते हैं कि किस सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करें, किस सिक्योरिटी को सेल करें, उनके लिए जो भी डिसीजन है वो बैक ऑफिस प्रोवाइड करता है। या ये कह लीजिए फ्रंट ऑफिस में जो भी काम कर रहे हैं उनकी कंफर्मेशन और सेटलमेंट ट्रांजेक्शन वो सब बैक ऑफिस करता है। वी विल कन्फाइन आवर सेल्फ द बैक ऑफिस फंक्शन रिलेटिंग टू द नॉर्मल। अब यहाँ पर इस बुक में आपके लिए केवल नॉर्मल बैंकिंग के बैक ऑफिस फंक्शंस को दिया गया है, ट्रेजरी और फॉरेक्स को नहीं दिया गया है क्योंकि वो सीआईबी का पार्ट है। एंड स्पेशली द रिकंसिलिएशन प्रोसेस विच ऑलवेज हैज बीन ए बैक ऑफिस फंक्शन बट हैज अंडरगोन ए ट्रांसफॉर्मेशन इंटू। जब कंप्यूटेशन हुआ है तो बैक ऑफिस का काम थोड़ा सा अलग तरह का हो गया। ठीक है, पहले तो जो भी आपकी एंट्री हो रही रजिस्टर में नोट हो रही, कोई भूल गया, किसी ने गलत एंट्री कर दी, फिर उसको रिकंसाइल करा रहे, बहुत बहुत मतलब एक तरह से बहुत लेबोरियस काम होता था। द बैक ऑफिस फंक्शंस रिलेटिंग टू द नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज कैन बी ग्रुप्ड इन। तो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है? पहला काम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का काम। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की बात करते हैं, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मेंटेनेंस ऑफ जीएल एंड अदर बुक ऑफ अकाउंट, बैलेंसिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट, रिकंसिलेशन ऑफ एंट्रीज एंड सब सिस्टम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स जब आप यहाँ तो आपने एंट्री कर दी डेबिट क्रेडिट, उसका पूरा प्रोसेस बैक ऑफिस पे हो रहा है, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो रहा हो चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल पे हो रहा है। आपकी जो एनुअल बैलेंस शीट बनती है उस बैलेंस शीट बनने में सारी फिगर्स यहाँ से आती हैं। आपके किस जीएल हेड में कितना बैलेंस है ये भी बैक ऑफिस का काम है। ठीक है, रिकंसिलेशन का काम है, और जो भी ब्रांच के अकाउंट है उनको बैलेंस करना, ये सब बैक ऑफिस का काम है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में कवर होता है। उसके बाद बात आती है डिपॉजिट की। डिपॉजिट आपने फ्रंट से ले लिया और अकाउंट खोल दिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? बैक ऑफिस करेगा, और उसको पोस्टिंग भी वो करेगा। सर्विस चार्ज लगाने, रिमाइंडर रिन्यूअल टर्म डिपॉजिट के भेजने हैं, या कोई और जो नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ अकाउंट है, सिंगल है, जॉइंटली, इस तरह की इंस्ट्रक्शन सब बैक ऑफिस मेंटेन करता है। लोन की बात करेंगे, प्रोसेसिंग एंड टू एंड लोन ओरिजिनेशन और एनी एस्पेक्ट ऑफ लोन, लोन की सर्विस से रिलेटेड कोई भी काम बैक ऑफिस से हो रहा है। लोन में मॉडिफिकेशन करना है, डिफॉल्ट मैनेजमेंट करना है, और कलेक्ट मीन्स अगर किसी का चेक ईएमआई नहीं आई है उसके बारे में क्या, आपके जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो पीछे से जो कॉल करते हैं वो भी बैक ऑफिस का पार्ट है लोन के रिगार्ड में। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट,
पैनल इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी, कमीशन एंड प्रीपेमेंट चार्जेस, प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्रेडिट प्रोडक्ट, ऑपरेशनल लिमिट और रिस्क मैनेजमेंट। तो आप देखेंगे एक बहुत ब्रॉड वर्क जो है लोन के मामले में बैक ऑफिस करता है। ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो जो आरबीआई आपसे कुछ कहता है, नाबार्ड आपसे कुछ कहता है, या पीएमएलए एक्ट से कुछ कहा गया आपसे, वो रेगुलेटरी कंप्लायंस में आता है। तो उसमें क्या है, आइडेंटिफाई केवाईसी गैप, केवाईसी नॉर्म्स और जो आप कर रहे हैं उसमें कोई गैप है उसको देखना, कस्टमर के ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, कस्टमर की शिकायतों को देखना, ये भी बैक ऑफिस करता है। ई बैंकिंग, हैंडलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई, सब कुछ ई बैंकिंग, ईसीएस, सब कुछ कहाँ है, बैक ऑफिस पे होता है। अदर फंक्शन, क्लियरिंग, कलेक्शन एंड रेमिटेंस। अगर मैं बात करूं कि आपने देखा होगा जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस बहुत छोटी सी ब्रांच होती है, बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होता है वहाँ पे, लेकिन वो टर्नओवर करोड़्स का करती है। क्या करती है वो, उसका बैक ऑफिस उस ब्रांच में नहीं होता, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से ही कंप्यूटराइज बैकग्राउंड में आए थे, तो वो अपना बैक ऑफिस कहीं और रखते हैं आसपास, जहां पर उन्हें अच्छा स्पेस कम रेंट में मिल जाता है। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन फंक्शन इन बैंक्स, क्या क्या चीज रिकॉन्सिलेशन करती है, तो उन्होंने कहा कैन बी डिवाइडेड टू ग्रुप, कुछ ग्रुप हैं जो रिकॉन्सिलेशन के लिए कुछ ग्रुप हैं। कैसे, रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर पेमेंट इन्वॉल्विंग इंटरमीडियरीज, यानी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके बैंक के साथ जुड़ी हुई है उनके पेमेंट्स, आपके साथ कुछ बैंक जुड़े हुए हैं उनके पेमेंट, उनके अकाउंट्स का रिकॉन्सिलेशन, और बैंक अकाउंट्स विद आरबीआई के साथ अगर आपका अकाउंट है, किसी और बैंकों के साथ अकाउंट है, या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अकाउंट है, तो उनका भी रिकॉन्सिलेशन। इंट्रा ब्रांच और इंटर ब्रांच, इंट्रा ब्रांच का मतलब एक ही ब्रांच में दो एंट्री का रिकॉन्सिलेशन, और दो अलग अलग ब्रांचों में एंट्री का रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट। अब यही जो पॉइंट्स थे उनको एक्सप्लेन किया हुआ कि इंटरमीडियरीज से रिलेटेड कौन से लोग हैं। ठीक है, तो इसने बोला यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पेमेंट मोड, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन जरूर जुड़ेंगे जो आपके मनी के जो ट्रांसफर को है इनिशिएट भी कर रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। मोड्स फॉर पेमेंट टू मर्चेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लाइक बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये सब क्या हो रहा है, ये आपके अकाउंट से डेबिट होना या क्रेडिट होना इन प्रोसेस की बात कर रहा है। हैज बीन गेनिंग पॉपुलरिटी, द इंक्रीज फैसिलिटेशन बाय द बैंक एंड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूज ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स बाय कस्टमर फॉर पेमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोई भी मर्चेंट को पेमेंट देने में कोई भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे उनको क्या है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंटरमीडिएट लाइक, अभी क्या एक क्या एग्रीगेटर, ये आपको क्या है, इंटरमीडियरीज है। पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर, ये भी इंटरमीडियरी है जो आपके फंड को वहां तक पहुंचा रहा है, तो जब वो पहुंचा रहा है तो कुछ छूट गया, कुछ एक्सेस चला गया, उसका रिकंसिलेशन की बात कर रहा है। फर्दर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड मोबाइल कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स हैव बीन आल्सो एक्टिंग, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में है, पेटीएम है, यूपीआई, भीम पे, जो भी कुछ है, और मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल के थ्रू लिंक जो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इन मोस्ट एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग सच इंटरमीडियरी द पेमेंट मेड बाय द कस्टमर आर क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ दीज, तो वो पहले इनके अकाउंट में आता है। ठीक है, और बिफोर द फंड आर ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द मर्चेंट, मतलब व्यापारी के अकाउंट में आने से पहले इनके अकाउंट में आता है और फिर वहां से मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इन फाइनल सेटलमेंट द ऑब्लिगेशन ऑफ द पेइंग कस्टमर, एनी डिले इन द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स बाय द इंटरमीडियरीज टू द मर्चेंट अकाउंट विल नॉट ओनली इंटेल रिस्क, तो क्या होता है, जो डिले अगर आप करते हैं इस तरह के इंटरमीडियरीज के अकाउंट में, अगर आप फंड ट्रांसफर में डिले करते हैं तो एक रिस्क होता है, और वो कस्टमर्स को भी और मर्चेंट को भी, बट ऑल्सो इम्पैक्ट द पेमेंट सिस्टम, तो केवल रिस्क ही नहीं होता और पेमेंट सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। विद ए व्यू टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर एंड टू इंश्योर द पेमेंट,
कस्टमर सही रहे, पेमेंट सही जाए और उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर हो, ठीक है। तो उन सब के लिए सच पेमेंट एंड रेमिटेड टू द अकाउंट ऑफ द मर्चेंट हुए सप्लाई, जिसने गुड्स एंड सप्लाई पेमेंट की थी उसको पहुंचाना। जैसे हम लोग कोई परचेजिंग करते हैं, मान लिया अमेजोन पे करते हैं, अमेजोन पे कोई परचेजिंग करते हैं तो हम पेमेंट करते हैं किसको, अमेजोन को। अमेजोन के थ्रू अमेजोन के थ्रू वो जाता है, जो ओरिजिनल सप्लायर होता है वहां जाता है, ठीक है। तो ये कस्टमर है, तो बीच में जो लोग भी आ रहे हैं वो क्या है, इंटरमीडियरीज है। और अमेजोन को पेमेंट होता है वो किससे होता है, आपके बैंक से होता है, और सप्लायर का अकाउंट जहां होता है उस बैंक में जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंगली बैंक आर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद द थर्ड पार्टी वेंडर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एटीएम। अब एटीएम ऑपरेशन में क्या है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं वो एटीएम ऑपरेशन को मैनेज करती है, तो अधिकतर बैंकों ने उनसे सर्विसेज ले रखी हैं। दीज वेंडर्स कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द बैंक, बैंक से लेते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिंग द अमाउंट इन द, तो एटीएम के जो भी लोडिंग, एटीएम में मशीन में जो पैसा डालना है वो डालते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डिपॉजिट्स बाई कस्टमर द अमाउंट ऑफ द एटीएम एंड डिपॉजिटिंग बाय विद द बैंक। तो एटीएम में जो पैसा आता है डिपॉजिट के नाम पे उसको बैंक तक पहुंचाती है। Reconciliation with these vendors periodically is necessary. Bank normally centralize the process of monitoring ATM balance. The centralized department monitor। तो यहाँ पर अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, हमारा छोटा बैंक है, छोटे बैंक में क्या है कि एक ही बिल्डिंग में हर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर मैं आईटी को भी हेड करता हूँ। तो वहाँ पर जो एटीएम की एंट्रीज है, एटीएम की एंट्रीज में कई सारे रिकंसिलेशन है। जैसे एटीएम का ट्रांसफर तो हो ही रहा है, उसके अलावा जो कभी आपने देखा हो कैशबैक आता है, इंसेंटिव्स आते हैं, वो मनी है, किसी का रिफंड होना है, किसी का बाउंस हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सब क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ रिकंसिलेशन। अगर आपके उस अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो वो किसका है ये सब देखना होता है आपको, ठीक है। रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट ऑफ करस्पॉन्डेंट बैंक। करस्पॉन्डेंट बैंक वो होता है जो आपके दोस्त की तरह काम करता है, ठीक है। अब बैंक एक तो है नॉर्मल कैटेगरी का बैंक, आप गए कहीं बैंक में और आपने उससे ट्रांजेक्शन कर लिया। दूसरा ऐसा बैंक जिससे आपने पहले से टाई अप किया हुआ है और आपकी कुछ सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, आपके अपने एग्रीमेंट हैं, उसको हम करस्पॉन्डेंट बैंक बोलते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन टिपिकली इन्वॉल्व a number of reconciliations like the agreement of the traders overnight position, agreement of posting the margin calls in future trading और कस्टडी अकाउंट ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो कई तरह के आपके उसने बोला करस्पॉन्डेंट बैंक हैं जो आपके ओवरनाइट पोजीशन को के उसको रिकंसलाइट करना है, या आपकी जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब प्लस माइनस पोजीशन है, कभी क्या होता है शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन होती है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना, और आपके जो सिक्योरिटी के अकाउंट है उसको कस्टडी करना, ठीक है। नॉस्ट्रो अकाउंट एंड ब्रोकरेजेज। अब नॉस्ट्रो अकाउंट कहाँ खुलता है, कोई बताएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट किस देश में खुलता है? फॉरेन कंट्री के अंदर। फॉरेन कंट्री में अगर किसी बैंक का अकाउंट खुला हुआ है तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं कौन से अकाउंट से, नॉस्ट्रो। और वॉस्ट्रो में क्या होता है, फॉरेन फॉरेन बैंक का बैंक का अकाउंट हमारे इंडिया में खुला हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। However, the basic reconciliation function is to reconcile the entry that have passed over an account against bank against those that are passed internally in the books of bank to a nostro account in order to able to put through the foreign exchange। तो इसमें ये बता रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट में अगर किसी ने पैसा डाल दिया है तो उस पैसे को ये देखना है कि ये पैसा किसका है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना होता है, तो वो हमें मेंटेन करना होता है। बैंक्स नॉर्मली मेंटेन। सर नॉस्ट्रो तो जो फॉरेन का अकाउंट है वो अपने यहाँ खुल रहा है वो होगा ना नॉस्ट्रो? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एसबीआई में जॉब करते हैं, यहाँ पर सिटी बैंक है यूके में, और यहाँ पर आप इंडिया में है, ठीक है। आपने अपना अकाउंट कहाँ खोल लिया, यूके के सिटी बैंक में, ठीक है। तो इस अकाउंट को ये बोलेगा कौन सा अकाउंट है, नॉस्ट्रो,
ठीक है, यानी हमारा अकाउंट कहाँ खुला हुआ है, फॉरेन। अच्छा, ठीक इधर है, का अकाउंट फॉरेन। ओके, हाँ, आवर अकाउंट विद यू, आवर अकाउंट विद यू। विद यू। अगर नॉस्ट्रो क्लियर है तो वॉस्ट्रो इसका उल्टा होता है। उल्टा वॉस्ट्रो होता में है क्या इसे। होगा, सिटी बैंक का अकाउंट हमारे यहाँ एसबीआई में खुला हुआ है, लेकिन ये नॉस्ट्रो बोलना और वॉस्ट्रो बोलना या लोरो बोलना हमेशा ये पहली पार्टी बोलती है। ठीक है, अगर ओके। दूसरी पार्टी बोलेगी वॉस्ट्रो तो वॉस्ट्रो नहीं होगा, क्या बन जाएगा वो, नॉस्ट्रो बन जाएगा। ठीक है, नॉस्ट्रो। हाँ सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, वो आपने बोला ना पहली पार्टी और दूसरी पार्टी, इसमें कंफ्यूज करने के लिए जो क्वेश्चन। जिसका अकाउंट बाहर खुला है उसको नॉस्ट्रो, बाहर वाले का अकाउंट अगर आपके पास खुला है तो वॉस्ट्रो बोलेगा। यही एसबीआई कह रहा है, अगर एसबीआई को अपने पास पैसा चाहिए तो बोलेगा मेरे नॉस्ट्रो अकाउंट में डाल दो या अपने वॉस्ट्रो अकाउंट में डाल अपने दो। वॉस्ट्रो में डाल दो। Yes. ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि नॉस्ट्रो में हमेशा ध्यान रखना कि फॉरेन करेंसी में बैलेंस मेंटेन होता है। अगर उसे अपनी करेंसी में मेंटेन करना होता तो वो इंडिया पैसा मंगा लेता। ठीक है, तो सर वो वॉस्ट्रो यानी हो जाता वॉस्ट्रो ना। में डलवाता है। हाँ, फिर बोलता वॉस्ट्रो में डाल दो। ठीक, ओके। सच ए फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय बैंक, ये लिखा हुआ मेंटेन बाय ए बैंक एट एन ओवरसीज सेंटर इज डेजिग्नेटेड एज, यहाँ लिखा भी है और। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। नॉस्ट्रो अकाउंट का एक अकाउंट हम लोग इंडिया में खोल के रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिरर अकाउंट सर। ठीक है, मिरर है, मतलब उसी का जैसा एक अकाउंट अपने आप खोल के रखते हैं। उसका पर्पज क्या होता है? रिकंसिलेशन के लिए। हाँ, यही जो हम कर रहे हैं उसी लिए खोल के रखते हैं। हमें एक आइडिया रहता है कि वहां ये बैलेंस चल रहा होगा। ठीक है, उसका इमेज यहाँ शो करता है पूरा। हाँ, रिकंसिलेशन ऑफ बैंक अकाउंट विद, अभी आरबीआई के साथ भी खोलते हैं, अदर बैंक के साथ भी खोलते हैं, इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, आरबीआई के साथ जो अकाउंट खोलते हैं वो किस लिए खोलते हैं? सीआरआर के लिए, रेपो के लिए, रिवर्स रेपो के लिए, क्लियरिंग ट्रांजेक्शन है, करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन, ये सब ट्रांजेक्शन होते हैं। ओनली a few select branch are designated to have account with the आरबीआई। आरबीआई के साथ हर ब्रांच का अकाउंट नहीं होता, जहां आरबीआई के साथ ट्रांजेक्शन होते हैं वहीं पर मेन जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में एक आध ब्रांच होती हैं जो आरबीआई के साथ अकाउंट खोलती हैं। ठीक है, और आरबीआई के अलावा आपका जो किसी आपने बैंक में अकाउंट खोला होता है, द मेकर चेकर कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड द सब्सिक्वेंट क्लियरेंस ऑफ रिकंसिलिंग आइटम बिटवीन बैंक्स लेजर एंड द। तो इसमें क्या है, मेकर चेकर का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक एंट्री करता है, दूसरा उसको चेक करता है। ठीक है, और बैंक लेजर और बैंक के स्टेटमेंट में जो डिफरेंस होता है उसको देखते हैं। स्पेशल अटेंशन क्या देनी है उसमें? कैश ट्रांजेक्शन रिमेनिंग अनरेस्पॉन्डेड, मीन्स कोई कैश ट्रांजेक्शन है उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया, मीन्स पैसा तो आ गया लेकिन वो जाना कहाँ ये नहीं पता लग पा रहा है। रिवेन्यू आइटम रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट एंड राइट ऑफ, कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें एडजस्टमेंट या राइट ऑफ करना है। ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेनिंग अनएडजस्टेड फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड, बहुत समय से वो क्या है, अनएडजस्टेड एंट्री चली, तो उनको सबको टैली करना। इन केस ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटी, अभी हमने ऊपर बात कही थी ना कि सेल और सिक्योरिटी जो होती है उसका भी रिकंसिलेशन करना पड़ता है, और ये जो रिकंसिलेशन करने के लिए बैंक बुक और बैलेंस इन द कस्टोडियन अकाउंट, बैंक बुक और बैलेंस इन द कस्टोडियन अकाउंट में जो होता है उसको देखते हैं। ठीक है, सब्सिडरी, जनरल लेजर और डीमेट अकाउंट। इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई हैज also mandated that investment balance as per bank's books should be reconciled at quarterly interval, ये एक पॉइंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, with the balance of the
पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट बुक ऑफिस क्या होता है? पब्लिक डेट ऑफिस बुक क्या होता है? देखिए, ऐसा होता है कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई को जब गवर्नमेंट के लिए पैसा अरेंज करना होता है, ठीक है, तो वो बैंकों के थ्रू या किसी और के थ्रू पैसा लेता है। आरबीआई के वहाँ काउंटर में तो कोई जमा करने जाता नहीं, तो जो बैंक पैसा ले रहे हैं वो आरबीआई का पैसा ले रहे हैं, तो वो वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके बीच का गैप चेक करता है। इफ द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वारंट such reconciliation should be undertaken more frequently, say on a monthly basis. Balance with other institution and bank other than RBI, तो इनके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसमें क्या पर्पज ऑफ क्लियरिंग, कलेक्शन, इन्वेस्टमेंट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, द सेम दीज अकाउंट में बी मेंटेन फॉर द, तो क्लियरिंग कलेक्शन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, यानी अच्छा मैं आपसे पूछूं अगर कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है और टर्म मनी क्या होता है, कोई आंसर दे पाएगा? कॉल मनी कॉल सर मनी जो ओवरनाइट 24 आवर्स के लिए होता है, नोटिस मनी मोर देन 1 डेज टू 14 डेज और टर्म मनी मोर देन 14 डेज टू 1 ईयर। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट में पैसा लगाने के लिए या तो आप कॉल मनी के लिए लगाते हैं, या आप नोटिस मनी के लिए लगाते हैं, या टर्म मनी के लिए, ठीक है। द सेम प्रोसेस एज डिस्क्राइब्ड अबव द बैलेंस विद आरबीआई इज अप्लाइड विद द, तो अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका अकाउंट खुला हुआ है तो जैसे आरबीआई के साथ है उसी तरह आपको इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। इट शुड बी एंश्योर दैट नो डेबिट फॉर चार्जेस or credit for interest is outstanding, and all the item which ought to have been taken to revenue for the year have been so taken, particularly when the bills collected। तो कई बार क्या होता है कि ये जो बिल्स वगैरह होते हैं इसमें आप लोग क्या करते हैं, उनका पेमेंट आप पहले कर देते हैं, किसी चेक को परचेज कर लेते हैं और आपको पैसा बाद में आता है। are credited with net amount and entry for commission are not made separately in the statement of account। means आपने क्या करा, पूरा अमाउंट उसके अकाउंट में क्रिएट कर दिया और जो कमीशन काटना था उसकी कोई एंट्री नहीं डाली। तो इस तरह के कुछ ना कुछ वो होते हैं जो आप रिकंसाइल नहीं कर पाते। इट शुड बी एंश्योर दैट नो चेक सेंट और रिसीव्ड इन क्लियरिंग इज आउटस्टैंडिंग as per the practice prevalent in the bank। any check returned unpaid are accounted for on the same day which they were sent clearing, तो on the following day means वो accounted for तो कर लिया, मतलब मीन्स आपने क्रेडिट तो सेम डे कर दिया, लेकिन वो सेंड कब किए, अगले बैंक में कब सेंड किए जाते हैं, नेक्स्ट डे। तो ये बैलेंस मान लिया वहां से बाउंस होके आ जाए तो आपका ये बैलेंस नहीं मिलेगा, तो इनको कहता है कि प्रॉपर चेक करना है। It should be ensured that all bills or outstanding checks sent for collection and outstanding as on the closing date has been credited subsequent में जो भी कुछ है वो अगले दिन में उसका काम हो जाना चाहिए। इंटर ब्रांच का मतलब एक ब्रांच की दूसरे ब्रांच से, मतलब कई बार क्या होता है एक ब्रांच को पेमेंट कुछ दूसरे ब्रांच को देनी होती है, जैसे खासकर से कैश की एंट्री, ठीक है, और भी कोई अगर किसी तरह का ट्रांसफर है तो वो एक ब्रांच से दूसरे बैंक को जाता है, ब्रांच को जाता है, ठीक है। तो जब दूसरी ब्रांच को जा रहा है तभी उसका नाम इंटर ब्रांच हो गया, ठीक है। However, the problem of about reconciliation at the branch level which has not been resolved by the computation is that of
मीन्स सब कुछ तो मैनेज सा हो गया, लेकिन सस्पेंस और सन्ड्री अकाउंट का बैलेंस अभी भी मैनेज नहीं हो पाया है। अब देखो कल एक क्वेश्चन आया था, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज इंक्लूडेड अंडर अदर एसेट in the balance sheet if the accounts are maintained properly and on a timely basis. Any entry in suspense account may not arise, but practically suspense account is often used for temporary record of certain like, तो जो suspense account है उसमें क्या किया जाता है, कुछ ऐसी एंट्रीज की जाती हैं, कौन कौन सी, टेम्परेरी एंट्री की जाती हैं, ठीक है। अमाउंट्स टेम्परेली रिकॉर्डेड अंडर दिस हेड till the precise nature thereof is determined, means उस हेड में ले तो लिया है, लेकिन अभी तक उसका बिल्कुल ठीक ठीक ये मालूम नहीं हो पा रहा कि जाना कहाँ है, और पेंडिंग ट्रांसफर thereof टू द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ द अकाउंट, कि जिस अकाउंट में जाना है, जिस हेड में जाना है, या तो हेड अभी ओपन ही नहीं हुआ है, ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें जो टेम्परेरी पीरियड के लिए अभी हमने पार करी हैं, लेकिन हम उसको वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। Debit balances arising from payment of interest, warrant, dividend, warrant pending, reconciliation of the amount deposited by the company। तो कई बार क्या होता है, जो ये वारंट का पेमेंट होता है, भाई वारंट का पेमेंट आपने कर दिया, अभी आपको क्रेडिट नहीं मिला, या डिविडेंड का पेमेंट कर दिया, क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है, और पेंडिंग रिकंसिलेशन ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ए कंपनी and the payment is made by various branches on this account। तो कभी कभी ऐसी सर भी दिक्कत आती है। वारंट क्या होता है? वारंट क्या होता है? वारंट एक ऐसा चेक होता है, वारंट चेक जैसा ही होता है, उसमें कुछ पेमेंट जब बल्क में बहुत सारे पेमेंट करती है ना कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या किसी तरह का, तो वो उसमें क्या करती है, जिस तरह से डिविडेंड होता है उसी तरह से वारंट भी एक पेमेंट होता है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो हो सकते हैं आपके किसी डेट इंस्ट्रूमेंट के इंटरेस्ट हो, मतलब अगर आपने कोई कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका डिवेंचर के नाम पे वो पैसा आता हो, तो डिविडेंड ऐसा भी बोल दीजिए कि जो डिवेंचर का होता है उसका पैसा किसके थ्रू आता है, वारंट के थ्रू, ठीक है, और डिविडेंड जो होता है वो आता है किसका पैसा, शेयर का, शेयर का पैसा, ऐसा इक्विटी बोल लीजिए। लॉसेस कॉज ड्यू टू फ्रॉड एंड अवेटिंग एडजस्टमेंट, जैसे हमने बात कही थी कि शॉर्ट इन कैश, जब कैश शॉर्ट होता है, ठीक है, तो भी किसको डेबिट करते हैं, सस्पेंस को, तो कब तक रहना है और उसे टाइम से क्या करा लेना चाहिए, हमें रिकंसाइल करा लेना है, ठीक है। और नेग्लेक्ट ऑफ द कंट्रोल ओवर सस्पेंस अकाउंट can make it an easy target for committing frauds by passing debit entries in the account and siphoning of them। कई बार क्या होता है जब बैंक में फ्रॉड होते हैं तो वहां पर कुछ सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर ली और अपने अकाउंट में क्रेडिट करके पैसे निकाल लिए। Therefore reconciliation outstanding entry become important, तो उसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग रहनी नहीं चाहिए। डिटेल ऑफ ओल्ड आउटस्टैंडिंग एंट्री इन सस्पेंस अकाउंट along with narration are prepared periodically and decision on each entry is taken by the branch or head office। each bank has its own policy, तो ये उसमें अलग अलग, और नॉर्मली अगर बात करें हम, ये अकाउंट सस्पेंस अकाउंट की एंट्री भी 90 डे के बाद क्या हो जानी चाहिए, एनपीए। कौन सी एंट्री, डेबिट, कि आप 90 डे में आप उसे एडजस्ट नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से उसको वापस लाएं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एंट्रीज इन सन्ड्री डिपॉजिट या सन्ड्री अकाउंट में क्या है, ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी क्लियर एक्सपेक्टेड इवन दो द एंट्री ऑल एंट्री आर क्रिएटेड एंट्रीज अनलाइक सस्पेंस अकाउंट विच कंटेन्स ओनली डेबिट एंट्री। देखो तो सन्ड्री के लिए उसने बोला कौन सी एंट्री आती है, केवल क्रेडिट, जबकि सस्पेंस में क्रेडिट और डेबिट दोनों आती है। यहाँ लिखा हुआ है ओनली डेबिट, लेकिन क्रेडिट भी आती है सस्पेंस में, ठीक है। कई बार कोई इंटरेस्ट का सबवेंशन क्लेम आ रहा तो आपने सस्पेंस में डाल दिया, ठीक है। लाइक सस्पेंस अकाउंट रिकंसिलिएशन ऑफ द एंट्री ऑफ द कैन बी डन ओनली बाय द स्पीडी रिजोल्यूशन ओपन द ओपन टाइम बाय टेकिंग डिसीजन। रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर ब्रांच, अब इंटर ब्रांच से मतलब हो गया
एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच के बीच में, या एक ऑफिस और दूसरे ऑफिस के बीच में। तो जिस तरह से हमारा इंट्रा ब्रांच का चल रहा था, उसी तरह का ये क्या है, इंटर ब्रांच है, कि मीन्स एंट्री जो है किसी और ब्रांच की है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मेजर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि जो रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस अब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाता है, चाहे वो ड्राफ्ट का हो चाहे किसी और चीज का हो। पेमेंट ऑफ रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन अदर ब्रांच, पेमेंट रिसीट ऑफ द अदर ब्रांचेस, प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड सेंड पर, जो आपका क्लियरिंग में जो आउट स्टेशन चेक क्लियर होते हैं उनके पेमेंट पड़े रहते हैं वो, या एनईएफटी, ईसीएस, आरटीजीएस के ट्रांजेक्शन, एटीएम के ट्रांजेक्शन जो होते हैं आपके हेड ऑफिस में पड़े होते हैं और ब्रांचों को भेजने होते हैं आपने। ट्रांजेक्शन थ्रू पेटीएम, पेमेंट गेटवेज ऑफ एटीएम, पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक गिफ्ट चेक, बैंकर चेक, मीन्स इसका पेमेंट तो आपने कर दिया, लेकिन इनका पेमेंट आपने कर दिया लेकिन इनका पेमेंट कहीं और से आपको रिफंड होता है। ठीक है। ऑपरेशन बाय ऑथराइज ब्रांचेस ऑन द बैंक्स लॉस टू अकाउंट, उसमें भी कभी कभी बैलेंस रहता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय इनटू बाय द ब्रांच फॉर विच इट हैज टू डील विद नोडल फॉरेक्स डिपार्टमेंट, तो फॉरेक्स के जो डीलिंग के ट्रांजेक्शंस हैं उनकी बात कर रहा है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी बाय ब्रांच फ्रॉम द करेंसी चेस्ट मेंटेन, करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है ब्रांचें जमा करती हैं उसका मेंटेनेंस हो गया। मैंने बताया था कैश सेंट और रिसीव्ड वाला। हेड ऑफिस इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड पेबल, कोई मुझे बताएगा कि आपकी ब्रांच है, आपकी ब्रांच है, आपकी ब्रांच में 5 लाख रुपीज इंटरेस्ट आया फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस, फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस, ये किस चीज का इंटरेस्ट हो सकता है बताएंगे? किस चीज का इंटरेस्ट आता है आपके यहाँ? सर डिपॉजिट जो भी सेंट्रल में वहां जाता है ना ब्रांच का, उसका इंटरेस्ट, सेविंग करंट ऐसा, वाला। हाँ ऐसा होता है। आपकी ब्रांच में सपोज कीजिए 50 करोड़ का डिपॉजिट है, तो ये 50 करोड़ का डिपॉजिट बेसिकली आपका तो है, लेकिन इसे एज ए होल कहाँ पे शिफ्ट माना जाता है? आपके हेड ऑफिस यानी सेंट्रल ऑफिस में। ये मान लिया कि 50 करोड़ आपने वहां भेज दिया, इस 50 करोड़ में से कुछ तो आपने 20 करोड़ खुद लोन में यूज कर दिया एडवांसेस में, और 30 करोड़ कौन यूज कर रहा है? सेंट्रल ऑफिस। तो जो पैसा सेंट्रल ऑफिस यूज कर रहा है आपका, उस पर वो कुछ इंटरेस्ट देता है। सर ये जैसे 5 लाख आ गया, और जो पैसा आप यूज करते हैं यानी वो ब्रांचें यूज करती हैं किसी और ब्रांच का, तो वो सेंट्रल ऑफिस को पेमेंट करती हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टीपीएम। कोई बताएगा टीपीएम का मतलब क्या होता है? टीपीएम ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म मीन्स आप उन ब्रांचों को उनके पैसों की कीमत ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने जो भी ईयर एंड में प्रॉफिट कमाया वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर करती है। ठीक है। गवर्नमेंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैंडल बाय द ब्रांच आइदर एज द नोडल ब्रांच और एज इन द एजेंट ऑफ द नोडल ब्रांच। ठीक है। इंटरनेट बेस्ड ट्रांजेक्शंस अदर देन इंटर अकाउंट ट्रांसफर विद द सेम ब्रांच, तो इंटरनेट से जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उन ट्रांजेक्शनों का भी जो है ट्रांसफर होता है। क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन नॉस्टो अकाउंट इंडियन ब्रांचेज और ओवरसीज ब्रांचेज, कैपिटल फंड विद ओवरसीज ब्रांचेज, हेड ऑफिस बैलेंस विद ओवरसीज ब्रांचेज, ट्रांजेक्शन फॉर ओवरसीज ब्रांचेज, पेमेंट मेड अंडर LCs of other branches, GST transaction of the bank branches within a zone और हेड ऑफिस। तो जो ब्रांचेज GST का पेमेंट करती हैं वो पेमेंट हेड ऑफिस क्या करता है आपके बिहाफ पे वहां ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट को,
लेकिन आपसे फिर वो लेता है। क्यों? क्योंकि आपने रिकवर किया हुआ किससे? आप किससे रिकवर करते हैं जीएसटी? बोलिए। कस्टमर से सर। कस्टमर से। आपसे जो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एंट्री इंट्रा ब्रांच है, या कौन सी एंट्री इंटर ब्रांच है, या कौन सी एंट्री ब्रांच और करस्पॉन्डेंट बैंक की है। ठीक है, तो आपको वहां समझना पड़ेगा क्या पूछ रहा। देखो, अगर आपकी if the balance in the inter office account is in debit balance, it appears on the asset side। ठीक है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो क्या है? किसी की लाइबिलिटी। अगर आपके वहां डेबिट बैलेंस में है तो इसका मतलब आपको कहीं से आना है। आपके वहां क्रेडिट बैलेंस में है यानी आपको कहीं से जाना है। फॉर द बैंक as a whole, the transaction which remains unmatched, unreconciled, appear as the inter-office adjustment balance in the balance sheet of the bank under the head other assets or other liability and provision in credit। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, बैलेंस शीट में इन एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या नाम होता है? ठीक, रिकंसिलेशन ऑफ इंटर ऑफिस अकाउंट, इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन। इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच में। तो इसने बोला हुआ देखो, a debit credit inter office transaction originated at a branch should result in a corresponding credit debit transaction, इसको रिवर्सल एंट्री बोला हुआ, इन द इंटर ऑफिस अकाउंट एट द अदर। तो एक ब्रांच का इंटर ऑफिस अकाउंट और दूसरे ब्रांच का इंटर ऑफिस अकाउंट, उन दोनों के बीच में एंट्री है। देयर मे बी टाइम लैग, मतलब यहां से वहां जाने में समय लगता है। इन केस ऑफ सम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक ड्राफ्ट इशू में, आपने तो आज ड्राफ्ट इशू कर दिया, लेकिन उस ब्रांच में कब पेमेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। देयरफॉर एवरी एंट्री इन द इंटर ऑफिस अकाउंट शुड बी रिकंसाइल्ड विद द करस्पॉन्डिंग एंट्री। अब क्या हुआ इसको समझ लीजिए कि आपने 16 जनवरी को 2022 को एक 50,000 का ड्राफ्ट इशू किया। ठीक है, और 18 जनवरी को ये उस ब्रांच में पेमेंट हो गया। तो इसको, इस गैप को बोलते हैं टाइम लैग। ठीक है, और ये जो है एंट्री क्या होनी चाहिए, ये एंट्री इसके अगेंस्ट में क्या होनी चाहिए? रिकंसाइल। कैसे रिकंसाइल होंगे? वो इसका एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर इशू करते हैं, उस सीरियल नंबर को यहाँ डालते हैं तो इशू हो जाती है, रिकंसाइल हो जाती है। एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, एक देखिए, एक ने ड्राफ्ट इशू किया कितने का? 5,000 का। किस, कौन से? ब्रांच बी के लिए। अकाउंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का अकाउंट डेबिट किया और इंटर ऑफिस अकाउंट क्रिएट किया उस ब्रांच का। द ब्रांच इंक्लूड्स दिस एंट्री इन डेली स्टेटमेंट इन द इंटर ऑफिस अकाउंट सबमिटेड टू द सेंट्रलाइज्ड रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट। उनको भेज दिया कि हमने बी ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट कर रखा कितने से? 5,000 से। ठीक है, दिस ड्राफ्ट 2 दिन बाद उसका पेमेंट हो गया। तो बाय द ब्रांच बी बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पेई बाय, और वो उसका इंटर ऑफिस अकाउंट डेबिट करके पेमेंट कर देती है। उसको भी बोल दिया, मतलब यहां से तो उन्होंने बोला कि हमने उस ब्रांच को क्रिएट किया, वहां से 2 दिन बाद उन्होंने बोला कि हमने उस ब्रांच को डेबिट कर लिया, और दोनों एंट्री वहां पहुंचती हैं और वो क्या करते हैं? उसको टैली कर लेते हैं, तो उसका मतलब रिकंसिलिएशन हो गया। The CRD
will not be able to match the responding entry and it will appear on the unreconciled। अगर वो वाली ब्रांच उस एंट्री को नहीं भेजती तो वो अनरिकंसाइल रहती, ठीक है, in the statement period of the prepared by the department। Follow up the staff of CRD will reveal the fact of the payment। तो वो बाद में पता लगा क्या है कि staff of the CRD will reveal the fact of the payment of the forged draft। मीन्स वो बीच में कहीं पर उस ड्राफ्ट को किसी और ब्रांच ने फोर्ज तरीके से पेमेंट कर लिया। यहाँ देखिए, branch B send the daily statement of the centralized reconciliation department, the responding entry 5000 is included in it। The central reconciliation department match the originating and responding entry and these do not appear in the statement of the unreconciled entry prepared by the department। What happened if branch A had not issued? मान लिया अगर वो ड्राफ्ट ब्रांच ए ने इशू नहीं किया होता तो फिर वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है। मींस उसने तो इशू ही नहीं किया कुछ, लेकिन बी ब्रांच ने क्या कर लिया, डेबिट, ये मानते हुए कि ए ने क्या किया होगा, पहले क्रेडिट किया होगा। ये बात समझ में नहीं आई तो बता दो किसी के। सर रिपीट कर दीजिए। सिंपल है, देखो यहां बताता हूं मैं, ए ब्रांच बी ब्रांच, ए ने ड्राफ्ट इशू किया तो ए अगर ड्राफ्ट इशू करती है तो वो उस ब्रांच को क्या कर देती है, क्रेडिट। और जब वो ड्राफ्ट बी ब्रांच में पहुंचता है तो बी ब्रांच क्या करती है, इस अमाउंट को क्या कर देती है, डेबिट। लेकिन वो उस ब्रांच को भेजती कुछ नहीं है, अपने वहां एक इंटर ऑफिस अकाउंट होता है उसको डेबिट करती है और पार्टी के अकाउंट को क्या करती है, क्रेडिट करती है। लेकिन ये भी अपनी एंट्री सीआरडी डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, ये भी अपनी एंट्री सीआरडी को भेज रहे हैं। तो जब इसने भेजा तो सीआरडी वाला ये देखता है क्या ए ने भी ऐसा किया है। पता लगा ए ने कोई भी इस तरह की एंट्री सीआरडी को नहीं भेजी। अगर सीआरडी को उसने कोई एंट्री नहीं भेजी लेकिन बी ब्रांच ने पेमेंट कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने कोई भी ड्राफ्ट इशू नहीं किया था और ये फोर्ज एंट्री हो गई और ये रिकंसाइल नहीं होगी। इसी से उसको मालूम होता है कि किसी ब्रांच ने दूसरी ब्रांच के नाम पे जो पैसा पेमेंट लिया वो वास्तव में पहली ब्रांच ने दिया ही नहीं उसको। ठीक है, इन कोर बैंकिंग सिस्टम की जब बात करें तो यहां पर ऑफिस अकाउंट्स आर बाइफरकेटेड बिटवीन अकाउंट्स विच हैव ए रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरिंग ए मैंडेटरी रेफरेंस नंबर। मींस जब भी आप इसको समझ लीजिएगा कि कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में कोई भी आप एंट्री अगर यहां से कर रहे हैं तो दूसरी ब्रांच के लिए अगर कर रहे हैं तो आप उसका एक रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे। ठीक है, और वो ब्रांच उस रेफरेंस नंबर पे जब पेमेंट करने जाएगी तो वो देखेगी क्या ये एंट्री वहां पर है या नहीं है। अगर वो एंट्री वहां पर नहीं है तो उसका पेमेंट नहीं होगा। सिंपल बात करें तो जो ड्राफ्ट होते हैं, जो ड्राफ्ट वहां जाते हैं तो ड्राफ्ट का नंबर जब वो डालते हैं तो ड्राफ्ट का नंबर डालने में अगर वो नंबर वहां नहीं मिलता उसको तो उसका पेमेंट बैंक नहीं करती है, ब्रांच नहीं करती है। While passing the entry pointing and accounts which do not have such a mandate non pointing। तो इसमें देखना पॉइंटिंग और नॉन पॉइंटिंग। पॉइंटिंग में क्या बोला उसने, जहां पर कोई मैंडेट नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन पॉइंटिंग और जहां पर एंट्री होगी उसे क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग। इन केस ऑफ पॉइंटिंग अकाउंट द रिकंसिलिएशन प्रोसेस इज इजियर as the entries can be knocked off based on the means। पॉइंटिंग अकाउंट में अगर वो रेफरेंस नंबर की एंट्री मिल रही है तो इसका मतलब
वो चीज सब कुछ ओके है। ईच आउटस्टैंडिंग एंट्री आउटस्टैंडिंग ऑन द रिपोर्टिंग डेट कैन बी आइडेंटिफाइड। इन केस ऑफ नॉन पॉइंटिंग अकाउंट रिकंसिलिएशन रिक्वायर मैनुअल इंटरवेंशन। मीन्स वो एंट्री वहां पर नहीं मिल रही है, तब उसको मैनुअल देखते हैं। मैनुअल के भाई दिखाओ। कई बार क्या होता है, कोई अमाउंट गलत हो गया, कुछ रेफरेंस नंबर गलत डाल दिया, कुछ चीज ऐसी गलत डाल दी जिसकी वजह से वो सेम एंट्री वहां पर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे रिकंसिलिएशन कैसे किए जाते हैं? मैनुअल। एंड ट्रैकिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिक रेफरेंस नंबर नहीं है, तो उसको आप उठा नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सी एंट्री है। ठीक है। This thus in most of the above mentioned type of transaction which not be reconciled, the reconciliation is automatically executed by the system. As such, monitoring is required only those account where manual intervention is. जहां ऑटोमेटिक मिल जा रहा है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदरवाइज फिर क्या है, आपको मैनुअल इंटरवेंशन करनी पड़ती। द टिपिकल एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरर, कौन कौन सी एरर होती है? इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर इन इनकरेक्ट। मैंने बोला ना कि या तो पर्टिकुलर डाले नहीं या किसी गलत फील्ड में डाल दी। तो होता ना कॉलम बहुत सारे, आपको चेक नंबर डालना यहाँ था, डाल दूसरे में दिया, तो वो नहीं पकड़ेगा। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन इनकरेक्ट ऑफिस अकाउंट, किसी और ऑफिस अकाउंट में कर दी और मिला रहे हैं वहां पर। एरर इन राइटिंग अमाउंट गड़बड़ कर दिया। डबल रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन 2 बार डाल, तो एक बार तो मिल जाएगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। स्क्वायरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन द सेम अमाउंट विदाउट चेकिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, किसी ट्रांजेक्शन को आपने स्क्वायरिंग ऑफ का मतलब रिकंसाइल कर दिया बाय द सेम उसी अमाउंट से, विदाउट चेकिंग ट्रांजेक्शन को चेक करे हुए। मीन्स 500 रुपए की आपको एंट्री मिल गई, आपने तुरंत रिकंसाइल कर दी, लेकिन पता लगा वो 500 रुपए की एंट्री किसी और पर्पज की थी। फोर्स्ड मैचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आपने सिस्टम में कभी कभी होता है कि कई जगह पासवर्ड डाल के वो चीज मैच कर देता है, तो ऐसा कुछ करा आपने। हर सच एंट्री केसेस आर नॉन एग्जिस्टेंट कोर बैंकिंग में, एज सच ये दिक्कतें अब क्या है, ना के बराबर हो गई। ठीक है। आरबीआई गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इंटर ऑफिस अकाउंट, इंटर ऑफिस अकाउंट के बारे में क्या उसके वो गाइडलाइंस है। तो सबसे पहली बात है, नॉन रिकंसिलेशन को जो है बहुत ही एक सीरियस उसकी तरह देखते हैं। तो नॉन रिकंसिलेशन रिजल्ट इन ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर। जितने भी फ्रॉड होते हैं वो बैंकिंग, जो बैंक के अकाउंट होते हैं, इंटरनल अकाउंट, उनके थ्रू होते हैं। ठीक। सर्टेन ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिस ऑफ द ऑब्जर्व बाय द आरबीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट्स आर एज कौन कौन सी हैं? डिस्क्यूसिंग द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर्स टू अवॉइड एंड बाईपासिंग रिपोर्टिंग ऑफ द कैश सस्पेंड। जो आप कैश रिपोर्ट और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट होती है, उसमें कुछ ऐसे कैश जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आप इग्नोर कर देते हैं, तो उसकी वजह से होता है। मिसयूज ऑफ फंड एंड इंडल्जेंस इन विंडो ड्रेसिंग बाय डिसबर्सल ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन थ्रू ऑफिस अकाउंट जनरल लेजर। मीन्स वहां पे क्या कर रहे हैं कि जो आपका ऑफिशियल ऑफिस अकाउंट है जनरल लेजर वाला, उससे आप कोई जो है डिसबर्सल या रिपेमेंट दिखा देते हैं लोन का। ठीक है, तो मिसयूज में आता है। रेफरेंस नंबर कीइंग इन रिक्वायरमेंट नॉट मेड मैंडेटरी इन केस ऑफ पॉइंटिंग अकाउंट। तो कई बार क्या होता है, जो रेफरेंस नंबर है उसकी रिक्वायरमेंट को आपने कैसा कर दिया, नॉट मैंडेटरी। मीन्स सपोज कीजिए आप कोई इंटरेस्ट की सब्सिडी आई आपके पास, आपने उसको क्रिएट कर दिया, और क्रिएट करने के बाद उसका रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं किया। अगर आपने रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं किया तो वो डेबिट हो जाएगी, और अगर डेबिट हो जाएगी तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा डेबिट कर ले जो वो कहीं जहां जानी थी वहां ना जाके कहीं और ले जाए वो। ठीक है, तो इस तरह की प्रैक्टिस हो सकती है। ओपनिंग ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट एंड रूटिंग देयर ट्रांजेक्शन थ्रू द ऑफिस अकाउंट। तो ऑफिस अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन है उसने क्या करा, सेविंग बैंक करंट अकाउंट में डाल डाल के निकाले जा रहा। डमी डेबिट टू द ऑफिस अकाउंट एंड क्रेडिट टू द बोरोवर्स अकाउंट एंड देन रिवर्सिंग द एंट्री टू मेंटेन द स्टैंडर्ड सेट। मीन्स पहले क्या करा,
एक अकाउंट से 5 लाख रुपए डेबिट किए और उसको जमा कर दिए, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, वो अकाउंट एनपीए से बाहर आ गया। और अगले दिन क्या करा, वो अमाउंट डेबिट अकाउंट लोन से किया डेबिट और वापस वहां कर दिया। ठीक है, एनपीए को करने के लिए नेटिंग ऑफ लायबिलिटी रिलेटेड टू जीएल्स विद डेबिट बैलेंस विद क्रेडिट बैलेंस इन द अदर जीएल्स, मीन्स एक अकाउंट में, एक जीएल में 5 लाख रुपए डेबिट में है और दूसरे जीएल में 5 लाख रुपए क्रेडिट में, इनकी नेटिंग कर दी, इनका प्लस माइनस कर दिया, तो वो भी गलत है। मैनी इनकम अकाउंट डू नॉट हैव डेबिट फीच, जैसे कुछ ऐसे अकाउंट है जिसमें सिर्फ कैश क्रेडिट आ ही सकता है, उसको आपने डेबिट कर दिया। RBI had instructed the banks to reconcile the entry outstanding their interbranch। कितना आ गया, एक क्वेश्चन आ गया आपका, रिकंसिलेशन कितने पीरियड में हो जाना चाहिए, 6 महीने में। Banks have been advised to RBI to segregate the credit entry outstanding for more than 5 year in the interbranch account। RBI की नई डायरेक्शन आई है, and transfer them to the separate blocked amount which should be shown in the balance sheet under the head other liability and provision others। तो ये कौन सी एंट्री है, डेबिट या क्रेडिट, बोलो। क्रेडिट इंटरेस्ट, क्रेडिट। क्रेडिट एंट्री जो पड़ी, डेबिट के लिए तो बिल्कुल नहीं मौका देना है, लेकिन क्रेडिट पड़ी हुई है तो उसमें एनपीए तो होगा नहीं। अगर आपके पास किसी का पैसा पड़ा हुआ तो पड़ा रहने दो, लेकिन उसके लिए भी टाइम फिक्स कर दिया, कितना, 5 ईयर का। ठीक है, और उसको कहाँ डाल देना है, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में डाल देना उसे। ठीक है, शेड्यूल 5 में ऐसा कुछ कहा गया। While arriving at the net amount of the inter-branch transaction for inclusion in the balance sheet, the aggregate amount of the blocked amount account should be excluded and only the amount representing the remaining credit entries should be netted against the rate। Means इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके वहां पर क्रेडिट अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े, डेबिट अकाउंट में 5 लाख पड़े, और ये जो क्रेडिट में पड़े हैं इसमें 2 कैटेगरी है। एक कौन सी कैटेगरी है, 3 लाख की जो मोर देन 5 ईयर है, और यहाँ पे कितनी, 7 लाख की, यहाँ पे 5 लाख की। तो नेट बैलेंस क्या आएगा आपका, बता सकते हो उसका आंसर, नेटिंग के बाद क्या आंसर आएगा आपका। बिल्कुल साइलेंट है, क्या होता सर 5 ईयर वाला तो उसमें चल जाएगा ना, शेड्यूल 5 में। हाँ बाकी बचेगा जो, हाँ, ये जो 3 लाख है ये तो आपका चला गया अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में, और इन दोनों को नेट करके आपके पास 2 लाख का क्रेडिट है, और क्रेडिट मीन्स क्या है आपके पास, लायबिलिटी। तो आप 2 लाख की क्या दिखा दोगे, लायबिलिटी दिखा दोगे। ठीक है, बैंक्स हैव बीन advised that any adjustment from the blocked account should be permitted only with the authorization of 2 official, one of them। अब 5 साल पुराना अमाउंट है तो किसी की निगाह पड़ जाए वहां पे, यार ये तो 20 साल से रखा हुआ, तो क्या करेगा, निकाल सकता है ना। तो इसलिए कह रहा है उस एंट्री को छेड़ने के लिए कितने लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग। RBI also advise category wise advise account for various type of transaction put through the interbranch account so that the netting can be done category wise। मीन्स जब भी आप डेबिट करते हैं तो उनकी कैटेगरी बना रखी है कई सारी, उन कैटेगरी में अलग अलग डेबिट करें जिससे आपको नेटिंग करना आसान हो, और नेटिंग करने के बाद जो बैलेंस है आप कैटेगरी वाइज उसको शो करें। फर्दर कंसीडरिंग दैट फैक्ट दैट अनरिकंसाइल्ड डेबिट एंट्री, अब देखो कुछ एंट्री क्या होती है, डेबिट भी होती है जो अनरिकंसाइल्ड है,
may not represent as asset as a result of fraud or otherwise। हो सकता है कि किसी फ्रॉड या किसी कारण से वो रखी हो, तो उनको कभी भी आप क्या दिखाएंगे, एसेट नहीं दिखाएंगे। आरबीआई वाइड सर्कुलर इतना हैज बैंक टू मेक प्रोविजन अगेंस्ट द नेट डेबिट बैलेंस इन द इंटर। अगर किसी नेट किसी बैलेंस में किसी अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस दिखा रखा है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, प्रोविजन। और प्रोविजन कौन से होते हैं, कौन से प्रोविजन करने हैं, देखिए आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन, जो भी 6 मंथ से ज्यादा है उसमें आपको प्रोविजन करना है। कैटेगरी वाइज पोजीशन फॉर अनरिकंसाइल्ड एंट्री आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ मेक प्रोविजन इक्विवेलेंट टू कितने परसेंट, एग्रीगेट ऑफ नेट डेबिट। मीन्स ये कह रहा है कि अगर 6 महीने से बड़ी कोई भी एंट्री आपके पास डेबिट पड़ी है, तो उसमें कितना प्रोविजन कर दो, 100%। मान लो कि ये पैसा आप कहीं जाना ही है, ठीक है, डेबिट एंट्री पड़ी है और आपको क्रेडिट के लिए कहीं मिल ही नहीं रहा, कहाँ से आएगा वो पैसा। द क्रेडिट बैलेंस इन द ब्लॉक्ड अमाउंट क्रेडिटेड इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट एंड द नेट डेबिट इज इन वन कैटेगरी इज नॉट सेट ऑफ अगेन। तो जिस कैटेगरी का डेबिट है उसी कैटेगरी के क्रेडिट से उसको सेट ऑफ करना होता है। Considering the large volume of transaction relating to the demand draft, RBI advised the bank to segregate inter-branch transaction relating to the demand draft from other inter-branch transaction। Means draft वाले transaction अलग से रखो, other inter-branch जो transaction है उनको अलग रखो। RBI also directed to the bank to introduce system of segregating DD transaction with reconciliation at weekly interval एंड क्लोज मॉनिटरिंग। तो डीडी के ट्रांजेक्शन वीकली पे मिलाने को बोला हुआ। आरबीआई हैज एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट ऑरिजिनेटिंग डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट टू कैश फंड ट्रांसफर, मतलब कैश या फंड ट्रांसफर अकाउंट को हेड ऑफिस को डेबिट करने से रेस्ट्रिक्ट किया है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी और कैपिटल एसेट नहीं करना है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड नहीं करना है, एडवांस टू इंस्पेक्शन एंड अदर स्टाफ मेंबर नहीं करना है। रिकंसिलेशन सेटअप एंड द प्रोसेस ऑफ द बैंक। तो इसमें सेटअप में बात करते हैं, तो जब सीबीएस डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट हो गया है तो वहां पर वो रिकंसिलेशन कौन देखता है, आईटी डिपार्टमेंट देखता है। वो देखता था किस अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है और सब कुछ ऑनलाइन है, तो बैठे बैठे सब चीजों की एंट्री चेक कर सकता है। वाइल प्रैक्टिसेस में डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक, द इंटर ब्रांच अकाउंट आर नॉर्मली सब डिवाइड इनटू। तो कौन कौन से इंटर ब्रांच है, ड्राफ्ट पेड पेबल, इंटर ब्रांच रेमिटेंस, एचओ अकाउंट, इस तरह का सिस्टम बनाते रखते हैं, ठीक है। और सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट जो है इन सब एंट्रियों को डेली चेक करता है। यहाँ पे ये भी लिखा है, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप कौन सा स्टेटमेंट भेजेंगे, नील। तो उससे उसे पता लग जाएगा कि भाई इन्होंने तो कोई एंट्री जनरेट नहीं करी, तो वो ब्रांच कैसे दिखा रही है इस ब्रांच की एंट्री। Based on these daily statements, the computer system matches the originating entry with the responding reversal entry of the particular। Means जो originating entry है जिस दिन क्रिएट की गई है वो, और जिस दिन उसका रिवर्सल हुआ है वो, दोनों एंट्री में मिलान किया जाता है, ठीक है। If there remain any unreconciled entry, it could be because of the following reason। कौन कौन से रीजन है, नेचर ऑफ द एंट्री, देयर इज ए टाइम लैग। मैंने बताया ना कि आज यहाँ डेबिट हो गया, कुछ दिनों बाद दूसरी जगह डेबिट हो, टाइम लैग आ गया। मिस्टेक इन वन और मोर डेली स्टेटमेंट सेंड बाय द ब्रांच, जो एंट्रियां भेज रही हैं उसमें कोई गड़बड़ है, फ्रॉड भी हो जाता है, तो फोर्स ड्राफ्ट पेमेंट हो गया, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल में हमने देखा था। Each bank has its own policies and procedure regarding periodically escalation to higher level। अगर
जैसे मान लिया रिकंसाइल नहीं हो रही है तो उससे ऊपर लेवल पे फिर वो सीएम देखेगा, फिर एजीएम देखेगा, फिर डीजीएम देखेगा, उसको बढ़ाते रहते हैं सीरियसनेस को बढ़ाते हुए। टैकलिंग मिस्टेक इन डेली स्टेटमेंट, कौन कौन सी ऐसी टैकलिंग है, मतलब मिस्टेक्स हैं जो उनको कैसे कैसे जो है देखते हैं। तो एज दीज डेली स्टेटमेंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ रिकंसिलेशन ब्रांच आर रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ प्रॉपरली प्रिपेयरिंग इट। वो जब भी एंट्री बनाए, जब उसको चेक करे, प्रॉपर करे। कॉमन एरर क्या होती है डेली स्टेटमेंट में? रॉन्ग आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ, कौन से टाइप का ट्रांजेक्शन है, इनकरेक्ट फील्ड में डाल दिया, अभी ऊपर जैसे पढ़ा था वही चीज है। रॉन्ग अकाउंटिंग ऑफ द बैंक चार्जेस कमीशन, एरर इन राइटिंग ऑफ अमाउंट, रिकॉर्डिंग द सेम ट्रांजेक्शन ट्वाइस, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस, इनकरेक्ट ब्रांच कोड नंबर। तो ये सब चीजें क्या है, उनकी वजह से ऐसा होता है कि एक ब्रांच वाला दूसरे ब्रांच वाला की कोई एंट्री को रिकंसाइल नहीं कर पाता क्योंकि वो मैच नहीं कर रही। application of concept ABC analysis to reconcile the interoffice entries। तो ABC analysis का कोई नाम दिया हुआ इसमें, ठीक है? किसी को पता है क्या होता है ABC analysis? सुना कभी? अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ABC analysis is used for what, सही करके आओगे आंसर? सर जो रिकंसिलिएशन कहीं दिया रिपोर्टिंग होगा किया तो जाता डाल देंगे। है वो वाला तो नहीं है ये डिफरेंस डिफरेंस रिपोर्टिंग जो फॉर्मेट में? वो तो मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि भाई ये तो लिखाना कि ये रिकंसिलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है? वही रिकंसिलिएशन कहीं अगर रहेगा तो डाल देंगे। चलो, तो इसमें एग्जांपल कुछ दे रहा है इजी। सेग्रीगेशन ऑफ बल्क ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू आइटम्स, कैश एंड अदर आइटम्स दैट आर वनरेबल टू द फ्रॉड्स। तो उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको वो सेग्रीगेट करा रहा है, बल्क ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू, कैश, इस तरह। प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉर एक्शन टू बी टेकन, आपको हेड ऑफिस कोई ऐसा प्रेस्क्राइब करे प्रोसीजर की कैसे कैसे उसमें डील करना है। स्पेशल प्रोसीजर आर इवॉल्व्ड बाय बैंक टू एक्सपेडाइट क्लियरेंस ऑफ द एरियाज पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल, लार्ज वैल्यू एंट्री के एरियाज को क्लियर करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर। स्पेशल एम्फेसिस ऑन एनी रिवर्सल एंट्री इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेगुलर पेमेंट ऑफ द, कोई रिवर्सल एंट्रीज हैं उसको ध्यान से देखना है आपने। पुट इन प्लेस अ सिस्टम टू वॉच एनी अनयूजुअल, कोई भी अनयूजुअल एंट्री है उनको ध्यान से देखना है, मतलब ऐसा कोई सिस्टम वो रखना है। पुट, एक आपकी ब्रांच में एक रिपोर्ट निकलती है ना, सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, नहीं एक्सेप्शनल रिपोर्ट में निकलती है ना, निकलती है? हाँ सर निकलती है। ये जो एक्सेप्शन रिपोर्ट होती है, अगर ब्रांच में इसको भी देखे तो अगर कुछ गड़बड़ हो रही होती है तो उसे एक आइडिया लग जाता है। जैसे मान लो 2 साल में एक एंट्री किसी पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करती हुई दिखाई दी, तो ये पहले तो आती नहीं थी, कहाँ से आ गई? तो वो कंप्यूटर की अपनी इंटेलिजेंस ही है, कुछ उसमें पॉइंट बना रखें, उससे ही वो एक्सेप्शन रिपोर्ट निकालता है। टू हैव ए सिस्टम फॉर चेकिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डेली स्टेटमेंट, ऐसा कोई सिस्टम बनाए जो प्रीवियस स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे। प्रोसीजर टू चेक वेदर द बैलेंस इंक्लूड एनी आइटम इन द नेचर ऑफ कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट जो पैसा अभी रास्ते में है, इंक्लूड इन दिस हेड विच रिमेन्स पेंडिंग फॉर मोर देन ए रीजनेबल पीरियड। To have well-defined system to follow up the branches regarding outstanding entries. Devise a system of review, board of director half yearly या उससे कम समय में क्या करें, एक सिस्टम बनाए अपना। Introduce the system to restrict originating debit, सबसे खतरनाक यही होता है। कौन सा खतरनाक होता है?
ओरिजिनेटिंग डेबिट। कोई बताएगा ओरिजिनेटिंग क्रेडिट क्यों नहीं खतरनाक होता है? ओरिजिनेटिंग क्रेडिट क्यों नहीं खतरनाक होता? सर क्रेडिट कोई करता ही नहीं है, डेबिट ही तो करते हैं सब। ओरिजिनेटिंग फ्रॉड करेंगे तो डेबिट ही करेंगे। नहीं, वो अपने अकाउंट को डेबिट करके, वो कहाँ चला गया? अगर अपने अकाउंट को डेबिट करके वो ओरिजिनेटिंग क्या कर दे, ओरिजिनेटिंग क्रेडिट क्रिएट कर दे, क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा फर्क कुछ? अपने अकाउंट को क्यों डेबिट करेंगे? अपने अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे सर ना। वो तो फिर असेट हो जाएगा ना बैंक के लिए। हाँ, उसके क्रेडिट लिए कोई करेंगे। चिंता नहीं है ना? बैंक का नुकसान नहीं होना चाहिए सर, बस बैंक ये देखता है। किसी का कस्टमर का क्या, ये काम कस्टमर थोड़ी करता है, कौन करता है काम? स्टाफ करता है। ठीक है। However, it may be noted that most of the reconciliation are being conducted centrally in the banks, सर which स्क्रीन शेयर which have नहीं है, हैं? स्क्रीन शेयर नहीं दिखा। तो ये बोला कि अब कोर बैंकिंग से काफी कुछ चीजें रिकनसाइल हो गई हैं। कोर बैंकिंग में भी अगर आपको देखना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? रेफरेंस नंबर। क्योंकि कोई भी एंट्री जब जनरेट होती है तो उसका एक रेफरेंस नंबर होता है। जब तक आप वो नहीं डालोगे तो वो वाली एंट्री रिकनसाइल नहीं होगी, और रिकनसाइल नहीं होगी तो फिर एचओ से पूछेगा कि भैया ये रिकनसाइल क्यों नहीं हुई है। और कई मामलों में कैश की एंट्री में भी ऐसी होता है। क्या होता है कि कैश आपके वॉल्ट में तो आ गया, लेकिन उसके पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो एंट्री भी आपकी सस्पेंस अकाउंट में आ जाती है। ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा जनरल टॉपिक था, लेकिन इसमें एक एनालिसिस का नाम आया था, उसका नाम बता देंगे क्या हुआ? क्या आया था सर? एबीसी। एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस, ठीक है। और एबीसी एनालिसिस में बेसिकली उनको कैटेगराइज किया गया है, ह्यूज अमाउंट कैटेगरी वाइज ना। ठीक है, उसको एबीसी एनालिसिस का नाम दिया हुआ है। ये दिया हुआ देखो, एबीसी एनालिसिस, सेग्रीगेशन ऑफ बल्क ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू आइटम्स, कैश का, अदर आइटम। ठीक है, तो जो फ्रॉड से रिलेटेड इस तरह की कैटेगरीज होती है उनको वो करना। ठीक। और टाइम लैग एक वर्ड आ गया था, ड्राफ्ट का इशुएंस था, रेमिटेंस सेंड करना था, कैश का था, एंट्री को गलत डेट से एंट्री कर देना, गलत रेफरेंस नंबर से सेटिंग कर देना, और गलत फील्ड में एंट्री डाल देना। तो ये सब इसमें मिस्टेक्स थी। गलत ब्रांच कोड डाल देना, जब आप ड्राफ्ट इशू करते हैं तो ब्रांच कोड गलत डाल दें तो उस ब्रांच वाले को कहाँ मिलेगा वो कोड? ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक्स इसमें हो जाते हैं। चलो, कल हमारी जो क्लास होगी वो पीपीबी के बी मॉड्यूल के जो टॉपिक रह गए हमारे उनसे रिलेटेड होगी। पीपीबी के जो बी मॉड्यूल के टॉपिक हैं, और आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि जो हमारी एथिक्स की क्लास है वो डेली हो। दूसरा ऑप्शन है कि एथिक्स को हम, जो हमारा संडे है, वहाँ 3-4 क्लास लेके कवर करें। आपका कहना क्या है? संडे वाला सही रहेगा सर।
संडे वाले मेरे को एक डर लग रहा है कि आप लोग दिन में नहीं बैठ पाते ना। हम्म, दिन में बैठेंगे? अब तो बैठना चाहिए सर, बैठना पड़ेगा, अब तो सर एग्जाम आ बाकी गया जैसे सर, तो रिवाइज कर लेगा ना, कुछ कुछ टाइम बाद में मिलेगा तो वीक पूरा है, उसमें कई लोग रिवाइज भी थोड़ा बहुत करेंगे, मेन मेन टॉपिक भी करेंगे तो। नहीं, ऐसा करो नैरेटिव ना, क्लास कर दो सर। रिवाइज करने के लिए तो आपका मॉर्निंग का शेड्यूल खाली चल रहा है आजकल। ये जो एथिक्स का है, बुक के अकॉर्डिंग 80 पेजेस हैं। बुक के अकॉर्डिंग कितने पेजेस हैं? 80 सर पेजेस हैं। एथिक्स से कितना क्वेश्चन आता है? जब आप एग्जाम दे के आओगे ना तो कहेंगे सर सब कुछ एथिक्स से ही आया था। सर ये स्टैटिक है एथिक। हाँ, एस्थेटिक है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसमें आपके पर्सनैलिटी से, बिजनेस एथिक्स से, और अच्छा चीज है। और कुछ केस स्टडी है पुराने समय में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो गई थी कि कैसे कैसे क्या काम हुआ था, वो भी बिजनेस एथिक्स के ही कुछ पार्ट हैं। ठीक है, 5 इसमें टॉपिक हैं। ठीक, तो पुराना ओल्ड वीडियो में देखा हूँ एथिक्स का आपका, वो जो बोर्ड पे आपने शायद पढ़ाया है वो। हाँ, बहुत ही वो तो प्रिसाइज। बड़ा एनर्जेटिक भी लगता है सर वो। मैं तो हाँ सुनता हूँ, हाँ, वो अच्छा एनर्जी है मिलती है मतलब। वो सुनने को। तो लेकिन अभी जो हम यहाँ कवर करेंगे वो तो हम लाइन टू लाइन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना रिदम बनाने के लिए ये एथिक्स के पूरे चैप्टर को ठीक से समझने के लिए एक एक लाइन को हमें क्या करके चलना पड़ेगा, समझते हुए चलना पड़ेगा, तब जाके सीक्वेंस बनेगा। तो आप लोग बताओ कि क्या करूं मैं, संडे तो को संडे एथिक्स को ही लूं? ले लो, जो बचेगा उसको फिर नेक्स्ट 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अगर कुछ बचता है तो। क्योंकि संडे को अच्छा, नहीं है, एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी में टाइम मिलेगा अपन नहीं लोग को। संडे को नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत एथिक्स है। सर पांच ऐसा नहीं टॉपिक। कर सकते हैं, नहीं, जैसे मंडे मॉड्यूल कवर बी कर को। लेगा, अगर कुछ सर बचेगा तो उसको मंडे को कवर हो जाएगा ना, सर मंडे को जैसे या फिर। पीबीबी का मॉड्यूल बी है, उसको थोड़ा फास्ट कल एक सेशन में खत्म कर देंगे और उसके बाद नहीं एथिक्स होगा करेंगे। ना। नहीं हो पाएगा। मॉड्यूल बी में जो टॉपिक हैं 2-3 चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स का है और एक वो सीजीटी है एमएससी का है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आता है। देखो बी वाले में ना गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और 24 नंबर 24 नंबर है। और एक आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन लिटरेसी का भी है कुछ। इसमें सर मॉड्यूल सी एथिक्स। में क्या रह गया था हमारा? प्रतीक लो, प्रतीक लो जल्दी। ऊँग नहीं आई मैं काम से भी, मैं थोड़ी जो वाला बैठा हूँ। चलो ऐसा करते हैं, एथिक्स लेने की कोशिश करते हैं, या एक काम करते हैं, सुनो, एथिक्स को हम रेगुलर क्लास में 1 बाय 1 टॉपिक ले लेंगे और संडे को बी मॉड्यूल के टॉपिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये भी ठीक रहेगा। क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे अगर एथिक्स ना तो ऐसा भी लगेगा कि यार पूरा दिन खराब हो गया। ठीक है, हाँ, क्योंकि थ्योरेटिकल टाइप का बैंकिंग से अलग है बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे छोटे वीडियो दिए हुए हैं ना, उसमें बहुत छोटे छोटे 10-10 20-20 मिनट के वीडियो है, 5-6 वीडियो है, उसे भी देखेंगे तो एक एक स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी आपकी एथिक्स की। वो तो सर एकदम मोटिवेशनल क्लास के जैसे लगता है, एकदम आप इतना एनर्जी से उसमें बोलते हैं ना वो। और उसमें कंटेंट मोटिवेशन। को पहले मैंने ब्रीफ किया हुआ है, मतलब अपने आप में प्रोसेस किया हुआ है उसमें। हाँ हाँ, इसीलिए टाइम कम उसमें लगा हुआ लगेगा। रहता है, पहले से वो कंटेंट वहाँ बोर्ड पे आ जाते हैं। सर एमपीपी 26 चैप्टर बाकी एक ही हो गया है सर, आज कौन 7:30 सा? बजे 26।
डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं हुआ। 26 बाकी है, वो आज की क्लास 7:30 वाले पोस्टपोन हो गई ना, इसीलिए। हाँ, बी मॉड्यूल की, उसकी एफबी की। नहीं, अभी जो 6 AFB आपको का। लेना था ना, इसी हाँ वो इसी का। लेने था, मैं आज कहीं जाम में फंस गया था, बहुत लेट पहुंचा मैं। ठीक है, चलो करते हैं, टाइम है हमारे पास, है ना। बस आप लोग अपना टाइम का यूज करना शुरू करिए कुछ भी करके। ओके सर। ठीक है, चलो है।